अपना टॉपिक चल रहा था वंशानुक्रम। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? वंशानुक्रम। तो पहले की क्लास में हमने क्या कर लिया, वंशानुक्रम के बारे में देख लिया क्या होता है, उसकी परिभाषाएं देख ली। फिर हम बात कर रहे थे वंशानुक्रम के नियमों की। तुमने आज से पहले की क्लास में वंशानुक्रम के 5 नियम देख लिए पहले की क्लास में। आज जहां से हमने पीछे की क्लास छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं। नेक्स्ट अपना नियम आता है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। नेक्स्ट कौन सा आता है? अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। क्या अपना अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। और इसके समर्थक कौन रहेंगे वो देखते हैं। तो इसके समर्थक कौन कौन है? डार्विन है, लेमार्क है, हेरिसन है, मैकडूगल है, वह पावलोव। यानी कि डार्विन, लेमार्क, हेरिसन और मैकडूगल और पावलोव का क्या मानना है कि अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम का जो है उसके क्या रहेंगे? समर्थक रहेंगे। तो ये इनका क्या मानना है कि माता पिता, इनका क्या मानना है कि माता पिता, दादा दादी, परिवार के अन्य सदस्य और पूर्वजों द्वारा उनके जीवन काल में जो गुण, अवगुण, दोष, विशेषताएं अर्जित की जाती हैं उनका प्रभाव उत्पन्न होने वाली संतान पर पड़ता है। यानी कि यदि माता पिता अच्छे गुण, दोष, अच्छी विशेषताओं, अच्छे गुणों का अर्जन करेंगी तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतानें क्या होगी? अच्छी होंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि उनके पूरे परिवार यानी कि माता पिता, दादा दादी और अन्य सदस्य पूर्वजों ने जो भी अपने जीवन काल में गुण, विशेषताएं, दोष अर्जित किए उन सभी का प्रभाव किस पे पड़ता है? आने वाले संतान पर या उत्पन्न होने वाले संतान पर पड़ता है। फिर डार्विन का क्या मानना है? डार्विन का मानना है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। यदि व्यक्ति में संघर्ष करने की क्षमता अधिक होती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? जीवित रहता है। और यदि व्यक्ति में संघर्ष करने की क्षमता नहीं है या कम है तो वो व्यक्ति स्वतः ही क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ऐसा किसका मानना है? डार्विन का मानना है। तो अपना नियम कौन सा रहेगा कि अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, देखते हैं अपना। इसका मानना है कि माता पिता, दादा दादी, परिवार के अन्य सदस्य, वह पूर्वजों द्वारा अपने जीवन काल में जो गुण, अवगुण, दोष और विशेषताओं को अर्जित करते हैं, उनका प्रभाव उत्पन्न होने वाली संतान पर पड़ता है। यानी कि परिवार के सदस्य माता पिता हैं, दादा दादी हैं, अन्य सदस्य हैं, उनके पूर्वजों ने अपने जीवन काल के अंदर जितने भी गुण, अवगुण, दोष और विशेषताओं का अर्जन किया उन सभी का प्रभाव उत्पन्न होने वाली संतान पर पड़ता है। फिर डार्विन का क्या मानना है? डार्विन क्या कहता है कि व्यक्ति को जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। डार्विन का क्या मानना है कि व्यक्ति को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जिस व्यक्ति की संघर्ष करने की क्षमता अधिक होती है वह जीवित रहता है। और जिसकी
संघर्ष करने की क्षमता कम होती है या नहीं होती है, होती है, वह स्वतः ही नष्ट हो जाता है, डार्विन का क्या मानना है कि संसार में व्यक्ति को जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। यदि क्या करता है व्यक्ति में संघर्ष करने की क्षमता अधिक होती है तो वो व्यक्ति क्या रहता है, जीवित रहता है। और जिस व्यक्ति में संघर्ष करने की क्षमता कम होती है या नहीं होती है तो वो व्यक्ति स्वतः ही अपने आप को क्या कर लेता है, नष्ट कर लेता है। ऐसा किसका मानना है, डार्विन का मानना है। ये अपना कौन सा नियम रहेगा, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। नेक्स्ट अपना नियम रहेगा अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। नेक्स्ट नियम क्या रहेगा अपना, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। और इसका प्रतिपादक कौन रहेगा, वुडवर्थ। इसका प्रतिपादक कौन रहेगा, वुडवर्थ रहेगा। तो अपना जो अर्जित गुणों के असंक्रमण का नियम है, इसमें वुडवर्थ क्या बताता है कि यदि परिवार, इस वुडवर्थ का क्या मानना है कि यदि माता पिता, दादा दादी, परिवार के अन्य सदस्य और उनके पूर्वजों द्वारा उनके जीवन काल में जो गुण दोष विशेषताएं अर्जित की जाती हैं, उनका प्रभाव आने वाले या उत्पन्न होने वाले संतान पर नहीं पड़ता है। ऐसा किसका मानना है, वुडवर्थ का मानना है। यानी कि उनसे माता पिता ने, दादा दादी ने, अन्य पूर्वजों ने जो भी गुण विशेषताएं दोष अर्जित किए, उनका प्रभाव उत्पन्न होने वाली संतान पर नहीं पड़ता है। इस बात का समर्थन कौन करता है, वुडवर्थ करता है। नेक्स्ट वुडवर्थ क्या कहता है कि जैसे एक अधिक परिश्रम करने वाले माता पिता के हाथ क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। जैसे क्या है कि अधिक परिश्रम करने वाले माता पिता क्या हो जाते हैं, हाथ कठोर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे उत्पन्न होने वाले संतान के हाथ भी क्या होंगे, कठोर होंगे। अक्सर हम देखते हैं कि जो अधिक परिश्रम करते हैं, खदानों में काम करते हैं, उनके हाथ क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनसे उत्पन्न होने वाले जो संतान है उनके भी हाथ क्या होंगे, कठोर होंगे। इस बात का समर्थन कौन करता है, वुडवर्थ करता है। तो अपना नियम क्या रहेगा, अर्जित गुणों के संक्रमण का, अर्जित गुणों के असंक्रमण का नियम। तो ये क्या बताता है, इसका मानना है कि माता पिता, दादा दादी, परिवार के अन्य सदस्यों वह पूर्वजों द्वारा उनके जीवन काल में अर्जित गुण अवगुण, गुण दोष व विशेषताओं का उत्पन्न होने वाली संतान पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और इससे पहले हमने नियम देखा था कि अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, उसमें हमने देखा था कि डार्विन का क्या मानना था। नेक्स्ट उसका क्या विपरीत है। तो इसमें क्या है कि इसका मानना है कि माता पिता, दादा दादी, परिवार के अन्य सदस्यों व पूर्वजों द्वारा उनके जीवन काल में अर्जित गुण दोष व विशेषताओं का उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात का समर्थन कौन करता है, वुडवर्थ कहता है। तो वुडवर्थ क्या कहते हैं, देखते हैं वुडवर्थ का क्या कथन है, देखते हैं। यदि माता पिता अधिक शारीरिक श्रम करते हैं तो उनके हाथ कठोर हो जाते हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि उत्पन्न होने वाली संतान के हाथ भी कठोर होंगे। ऐसा किसका मानना है? ऐसा वुडवर्थ का मानना है। तो ये अपना क्या रहेगा? अर्जित गुणों के असंक्रमण का नियम, जिसका प्रतिपादक कौन रहेगा? वुडवर्थ रहेगा। नेक्स्ट अपना नियम क्या रहेगा? अपना जो वंशानुक्रम उसका अंतिम नियम क्या रहेगा? मेंडलवाद का नियम। ठीक है, और इसका प्रतिपादक कौन रहेगा? गार्गी मेंडल। कौन रहेगा? मेंडल। तो इन्होंने क्या किया था कि मटर के पौधों और चूहों पर अपना प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया था? गार्गी मेंडल ने क्या किया था कि मटर के पौधे और चूहों पर अपना प्रयोग किया था, जिसके आधार पर इन्होंने निष्कर्ष दिया था कि एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाली जुड़वा संतानें क्या होती हैं? उनमें भी क्या पाई जाती है? व्यक्तिगत विविधताएं पाई जाती हैं। यानी कि एक माता पिता से उत्पन्न होने वाली दोनों संतानें या संतानों में क्या है? व्यक्तिगत विविधताएं पाई जाती हैं। और इनका मानना है कि प्रथम पीढ़ी, इनका क्या मानना है कि प्रथम पीढ़ी का प्रभाव और लक्षण आने वाली तीसरी पीढ़ी पर दिखाई देते हैं। अर्थात संतान में माता पिता की तुलना में दादा दादी के प्रभाव और लक्षण देखने को मिलते हैं। ये हमें कौन सा नियम बताता है? मेंडलवाद का नियम बताता है कि जो उत्पन्न संतान है उस पर माता पिता के प्रभाव और लक्षण नहीं होकर ज्यादा किसके मिलते हैं? दादा दादी के देखने को मिलते हैं। ऐसा किसका मानना है? मेंडलवाद के नियम का मानना है। तो ये नियम क्या बताता है? देखते हैं। इन्होंने मटर के पौधों व चूहे पर अपना प्रयोग करके यह निष्कर्ष दिया कि कौन सा? कि वंशानुक्रम के कारण, वंशानुक्रम के कारण ही एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जो मेंडल है इसमें क्या किया था? मटर के पौधे व चूहे पे अपना प्रयोग किया था, जिसके आधार पर निष्कर्ष दिया कि वंशानुक्रम के कारण ही क्या होता है कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में क्या पाई जाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ऐसा किसका मानना है? मेंडल का मानना है। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया कि प्रथम पीढ़ी का प्रभाव व लक्षण आने वाली तीसरी पीढ़ी में दिखाई देते हैं। अर्थात संतान में माता पिता की तुलना में दादा दादी का प्रभाव व लक्षण देखने को मिलते हैं।
देखने को मिलते हैं। तो ये अपना नियम कौन सा, मेंडलवाद का नियम। इसका प्रतिपादक कौन रहेगा, मेंडल। इसने क्या था मेंडल ने क्या किया था कि मटर के पौधे और चूहे पे अपना प्रयोग किया, जिसके आधार पर इसने निष्कर्ष दिया कि वंशानुक्रम ही के कारण ही एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतानों में क्या पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट इसने बताया कि प्रथम पीढ़ी का प्रभाव और लक्षण है वो आने वाली तीसरी पीढ़ी में दिखाई देते हैं। अर्थात बच्चे पर माता पिता का प्रभाव और लक्षण उनका प्रभाव न पड़कर अधिक किसका पड़ता है, दादा दादी का पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल विकास में वंशानुक्रम की भूमिका। नेक्स्ट बात क्या करें, हमने नियम हो गए। नेक्स्ट देखेंगे कि बाल विकास के अंदर वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है। तो बाल विकास में वंशानुक्रम है वो समानता के नियम पर क्या होता है, आधारित होता है। बाल विकास में जो समानता का नियम होता है, बाल विकास में वंशानुक्रम क्या है, समानता के नियम पर आधारित है। अर्थात जैसे माता पिता में जो गुण अवगुण यानी कि माता पिता के समान ही क्या पाए जाते हैं, संतान में गुण दोष और विशेषताएं पाई जाती हैं। तो ये क्या है, देखते हैं कि बाल विकास में वंशानुक्रम की भूमिका समानता के नियम पर आधारित होती है, अर्थात जो गुण व विशेषताएं माता पिता में होती हैं, वही गुण और विशेषताएं संतानों में पाई जाती हैं, पाई जाती है। क्या है क्या देख रहे थे, अपना हेडिंग क्या है कि बाल विकास में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है। तो बाल विकास में वंशानुक्रम की भूमिका होती है वो समानता के नियम पर क्या होती है, आधारित होती है। यानी कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनसे उत्पन्न संतान होती है। यदि माता पिता के बुद्धिमान है तो उनसे उत्पन्न संतान क्या होगी, बुद्धिमान होगी। यदि मंद बुद्धि है तो उनसे उत्पन्न संतान क्या होगी, मंद बुद्धि होगी। यदि सामान्य माता पिता है तो उनसे उत्पन्न संतान की क्या होगी, सामान्य होगी। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं उनको देखते हैं कि किस पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले देखें मूल शक्तियों पर प्रभाव। सबसे पहले क्या देखेंगे, मूल शक्तियों पर प्रभाव, और जिसका समर्थक कौन है, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि बाल विकास में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है। तो क्या इसमें समानता के नियम पर काम करता है, यानी कि बाल विकास में वंशानुक्रम की भूमिका वो समानता के नियम पर काम करती है। तो किस तरीके से प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मूल शक्तियों पर प्रभाव, सबसे पहले क्या रहेगा अपना, मूल शक्तियों पर प्रभाव, और इसका समर्थक कौन है, थॉर्नडाइक। कौन रहेगा, थॉर्नडाइक। तो मूल शक्तियों पर प्रभाव, इसका मतलब क्या है कि मूल शक्तियों को क्या बोलते हैं, आत्मविश्वास बोलते हैं। मूल शक्तियों को क्या बोलते हैं, आत्मविश्वास। इसका मतलब क्या है कि यदि माता पिता में आत्मविश्वास क्या है, अधिक है, यदि माता पिता में क्या है, आत्मविश्वास अधिक है, तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों का आत्मविश्वास भी क्या होगा, अधिक होगा। और जिन माता पिताओं का आत्मविश्वास निम्न स्तर का है तो उनसे उत्पन्न होने वाले संतानों का आत्मविश्वास भी क्या होगा, निम्न स्तर का होगा। ऐसा किसका मानना है, थॉर्नडाइक का। और कौन सा प्रभाव रहेगा अपना, मूल शक्तियों पर प्रभाव रहेगा। नेक्स्ट शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। नेक्स्ट क्या है, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, और इसका समर्थक कौन रहेगा, कार्ल्स पियर्सन। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, इसके अंदर कार्ल्स पियर्सन का क्या मानना है कि जो माता पिताएं क्या होते हैं, हास्ट पुष्ट सुंदर और लंबे कद के होते हैं, तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान भी क्या होगी, हास्ट पुष्ट सुंदर और लंबे कद की होगी। और जिन माता पिताओं का क्या है, कद छोटा है, क्या है, कद छोटा है या क्या नहीं है,
सुंदर नहीं है, कुरूप है, तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतानें भी कैसी होंगी, जिनका कद छोटा होगा, कुरूप होंगी। ऐसा कौन सा प्रभाव बता रहा है हमें, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, और इसका समर्थन किसने किया है, प्रतिपादक कौन रहेगा, कार्ल पियर्सन। नेक्स्ट अपना आता है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। नेक्स्ट कहता है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, और इसका समर्थक कौन रहेगा, क्लीनबर्ग। कौन रहेगा, क्लीनबर्ग। तो क्लीनबर्ग का क्या मानना है कि दो प्रजातियां होती हैं। क्लीनबर्ग का क्या मानना होता है कि दो प्रजातियां होती हैं, एक तो श्रेष्ठ प्रजाति और एक निम्न प्रजाति। क्या मानना है क्लीनबर्ग का कि प्रजातियां दो होती हैं, एक तो श्रेष्ठ होती है और एक निम्न स्तर की। और इन्होंने उदाहरण दिया अमेरिका का, कि अमेरिका की जो श्वेत प्रजाति है वो निग्रो प्रजाति से क्या होती है, अधिक श्रेष्ठ और अधिक महान होती है। किसने कहा ये बात, क्लीनबर्ग ने बताया है कि अमेरिका के अंदर जो श्वेत प्रजाति है वो निग्रो प्रजाति की तुलना में क्या होती है, अधिक श्रेष्ठ होती है। नेक्स्ट अपना आता है सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। नेक्स्ट क्या आता है, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। इसका समर्थक कौन रहेगा, विनशिप। कौन रहेगा, विनशिप। तो सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, इसमें विनशिप का क्या मानना है कि समाज के अंदर कुछ लोगों को, कुछ समुदायों को पहले से ही मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो उनसे उत्पन्न होने वाले संतानों को स्वतः ही क्या मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। उनको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पहले से उनके माता पिता ने, दादा दादी ने, या परिवार के अन्य सदस्यों ने, या उनके पूर्वजों ने क्या किया है, समाज के अंदर अपनी क्या की है, पहचान बनाई है, सम्मान प्राप्त किया है। तो उनसे उत्पन्न होने वाले संतानों को क्या होगा, स्वतः ही क्या मिल जाएगा, मान सम्मान मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है चरित्र पर प्रभाव। नेक्स्ट क्या था अपना, चरित्र पर प्रभाव। इसका समर्थन किसने दिया है, डगडेल ने। तो डगडेल का क्या मानना है कि यदि माता पिता क्या है, चरित्रवान है, तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतानें भी क्या होगी, चरित्रवान होगी। यदि माता पिता क्या है, चरित्रहीन है, तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतानें भी कैसी होगी, चरित्रहीन होंगी। नेक्स्ट प्रभाव होता है व्यवसाय पर प्रभाव। नेक्स्ट क्या था अपना, व्यवसाय पर प्रभाव। इसका समर्थक या प्रतिपादक कौन रहेगा, केटल। तो केटल का क्या मानना है कि बच्चे क्या है, परंपरागत या नए व्यवसाय में, बच्चे क्या है कि नए व्यवसाय की तुलना में अपना जो परंपरागत जो व्यवसाय है उसको चुनते हैं, और उसमें मेहनत करके क्या करते हैं, सफलता को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो अपनी कहावत है ना मारवाड़ में कि चूसेगा ज्यादा तो क्या करेगा, बिल खोदेगा। तो वही क्या है, यानी कि अपना क्या करेंगे, जो परंपराओं से उनकी जो पीढ़ियां जो व्यवसाय करती आ रही, जो काम करते आ रहे, उन्हीं काम को क्या करेगा, करना शुरू करेगा, उसी में मेहनत करेगा और क्या करेगा, सफलता को हासिल करेगा, बजाय किसके, नए। नेक्स्ट कहता है बुद्धि पर प्रभाव। नेक्स्ट कहता है बुद्धि पर प्रभाव, और इसका समर्थन किसने दिया है, गोडार्ड ने। तो गोडार्ड का क्या मानना है कि यदि बुद्धिमान माता पिता क्या है, बुद्धिमान है, तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी, बुद्धिमान होगी। यदि माता पिता क्या है, मंद बुद्धि है, तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी, मंद बुद्धि होगी। लेकिन ध्यान में रखना, यदि सामान्य शब्द साथ में जुड़ जाए तो वहां पे कौन रहेगा, सोरेनसन रहेगा। यदि मंद प्रतिभाशाली से उत्पन्न संतान प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि से उत्पन्न संतान मंद बुद्धि, यह बात किसने कही, तो गोडार्ड ने कही। और इनके साथ में सामान्य शब्द जुड़ जाए तो वो बात किसने कही थी, सोरेनसन ने कही थी। नेक्स्ट और लास्ट प्रभाव होता है महानता पर प्रभाव। किस पर आता है, महानता पर प्रभाव। इसका समर्थन किसने दिया है, प्रतिपादक कौन रहेगा अपना, गाल्टन। तो गाल्टन का क्या मानना है कि व्यक्ति के जो रंग रूप, मानसिक बुद्धि, संरचना, इन सभी के आधार पर व्यक्ति क्या होता है, महान होता है। और इनका मुख्य कारण या मूल कारण क्या होता है, वंशानुक्रम होता है। तो आज में की क्लास में हमने क्या देखा है कि अपने वंशानुक्रम की नियम थे वो देखे, उसके बाद बाल विकास में वंशानुक्रम की भूमिका क्या होती है उसको देख लिया। तो अपने आज की क्लास क्या यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट अपनी क्लास यहां से आगे तक।